लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान 2020 की बात करेंगे। यहाँ पर सेट नंबर 3, ठीक है ना, 347 WC। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए मॉडल पेपर होने वाला है। देखिए, जो भी मॉडल पेपर हम आपको बताते हैं इससे आपके 100% जो प्रश्न है ना आने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि हम उन्हीं मॉडल पेपर को बताते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे ना, यहाँ पर इस उत्तर पुस्तिका में आप कहीं पर आपको नाम नहीं लिखना है। इवन आपको जब अप्लीकेशन भी लिखेंगे तो वहाँ पर अपना नाम मेंशन नहीं करिएगा, ठीक है ना। नाम की जगह पर XYZ को मेंशन करिएगा, ठीक है ना। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। जो परीक्षार्थी होंगे वो उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ इसको पालन करना है आपको। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे, ठीक है ना। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित है जिस वर्ष वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे जो उनकी प्रविष्टियां होंगी वो अपने से स्वयं भरेंगे, क्योंकि आप अपने से भरेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यहाँ पे आपको अनुक्रमांक डालना है, वो भी अंकों में डालना है, और यहाँ पर आपको डालना है शब्दों में, ठीक है ना। विषय आपका यहाँ पर रसायन विज्ञान हो जाएगा 2020 और सेट नंबर 3 347 WC, ये आपका परीक्षा का दिन 2020, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा और बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो परीक्षा कक्ष संख्या आपको नहीं भरनी है, ये सब सारी चीज़ जो आपके एग्जामिनर लगे होंगे वो करेंगे। चलिए हम मॉडल पेपर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न और उत्तर दोनों साथ ही साथ मिलने वाले हैं और बिल्कुल भी आपको अच्छी तरीके से हम सटीक बताएंगे, ठीक है ना। आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक ब्लैक स्केच आप लोग लीजिएगा। ब्लैक स्केच से आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। अब देखिए, आपको प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एक चालक है, विद्युतरोधी है, अर्धचालक है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा लोग। चलिए इसका आंसर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। इनमें कुछ अशुद्धियाँ एल्यूमिनियम, फास्फोरस मिला देने पर इसमें उत्पन्न कोटर या इलेक्ट्रॉनों के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक। उसके बाद एक के ख की बात करेंगे तो हिमांक का अवनमन समानुपातिक होता है। जो हिमांक का अवनमन होता है वह किसके समानुपातिक होता है, ये आपको बताना है। तो विलयन के मोल अंश के, विलयन की मोलरता के, विलयन की मोललता के, विलायक की मोललता के। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चे लोग, सभी लोग इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आपको आंसर बताएंगे। यहाँ पर हिमांक के अवनमन व मोललता के बीच जो निम्न संबंध होता है वो क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, ठीक है ना। और अर्थात हिमांक में जो अवनमन होता है विलयन की मोललता के समानुपातिक होता है। किसके समानुपातिक होता है, विलयन की मोललता के समानुपातिक होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल आपका एक्वा हो जाएगा, ठीक है ना। और Zn2 प्लस ई आपका एक्वा हो जाएगा प्लस U, ठीक है ना। तो E Zn की पावर 2 प्लस ऑब्लिक Zn, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 0.76 V E0 बराबर, ये आपका हो जाएगा 0.34 वोल्ट सेल का EMF है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया है, ये आपको दे रखा है, ठीक। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, E0 कैथोड कितना दे रखा है, -0.76 माइनस
0.34 इसको सॉल्व करेंगे तो -1.110 वोल्ट, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, एक के घ की बात करेंगे। शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है, जो शून्य कोट की अभिक्रिया के जो वेग नियतांक की जो इकाई है वह क्या होती है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पर किसी n कोट की अभिक्रिया के लिए इकाई मोल की पावर 1 - n होती है और लीटर n-1 इंटू मिनट की पावर -1 होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो इकाई के लिए n बराबर 0 होता है तो मोल की पावर 1 - 0 लीटर की पावर 0-1 यानी कि मिनट की पावर -1 मोल लीटर की पावर -1 मिनट की पावर -1 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब n की जगह पर आप 0 रखकर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, PCl3 से अभिक्रिया, PCl3 जल से अभिक्रिया कर बनाता है। जो PCl3 है वह जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, PH3, S3PO3, POCl3 या S3PO4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो PCl3 है जल से अभिक्रिया करके S3PO3 बनाता है। क्या बनाता है, S3PO3 बनाता है। और PCl3 + 3H2O क्रिया करके S3PO3 + 3HCl आपका बनाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन से अमीनो अम्ल, वसा से वसा अम्ल, या ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, या पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, प्रोटीन से अमीनो अम्ल की अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है। किसके द्वारा, एंजाइम पेप्सिन द्वारा क्या होती है, जल अपघटित होती है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब 2 के क की बात करेंगे, भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। किसकी, CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, CCP जालक की क्षमता आपको यहाँ पे संकुलन क्षमता को लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो बना हुआ है फिगर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए हो जाएगा। तो चित्र में जब आप देखेंगे तो त्रिभुज PMR, तो P कहाँ पर है आपको देखना पड़ेगा, PMR, ये आपका त्रिभुज बन रहा है। PMR में क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर प्लस EMR का स्क्वायर, यानी कि B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि सभी दूरियां यहाँ पर आपको बराबर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B बराबर √A, 4R बराबर √2A, यानी 3 समान त्रिज्याओं के गोलों के खींचने की स्थिति में जहां R प्रत्येक गोले की त्रिज्या है, A बराबर क्या हो जाएगा, 4/√2 इंटू R, ठीक है ना। चलिए संकुलन क्षमता की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या होगी, एकक कोष्टिका में चारों गोलों द्वारा, किसके द्वारा, एकक कोष्टिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन अपान एकक कोष्टिका का कुल आयतन इंटू 100, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4/3 πr³ अपान 4/√2 इंटू R का क्यूब इंटू 100 बराबर आपका सॉल्व करेंगे तो 70% आएगा, 74% आएगा। और CCP जालक की संकुलन क्षमता में 4 गोले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए HCP की जो यूनिट सेल में 6 गोले होते हैं, ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके इसलिए क्या है, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थेलीन में घोला गया है। किसमें, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थेलीन में घोला गया है, जिसका MP, ठीक है ना, और टेम्परेचर जो है 880.1 डिग्री सेल्सियस है, और हिमांक में अवनमन जो है 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया।
सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। क्या गणना करना है? सल्फर के अणुभार की गणना करना है, ठीक है ना। तो नेफ्थेलीन का केएफ मूल्य 6.8 किलो प्रति मोल है। ध्यान दीजिएगा, दिया है 1 विलियन में सल्फर की मात्रा W2 बराबर 25.6 ग्राम तथा नेफ्थेलीन की मात्रा W1 बराबर 1000 ग्राम। नेफ्थेलीन का केएफ कितना है? 6.8 किलो प्रति मोल। ठीक, तो हिमांक में अवनमन जो है डेल्टा टीएफ बराबर 0.680 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? केएफ इंटू W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो M2 बराबर 6.8 इंटू 25.6 इंटू 1000 बटे 1000 इंटू 0.680। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा? 256 ग्राम मोल। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला 2 के ग की बात करेंगे। साम्य स्थिरांक की गणना नष्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। जो साम्य स्थिरांक की गणना करना है वो किसकी सहायता से करना है? नष्ट समीकरण की सहायता से आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, नष्ट समीकरण ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ इंटू एन इंटू सी की पावर सी डी की पावर डी ए की पावर ए बी की पावर बी। ठीक है ना। तो साम्य अवस्था पर ई सेल बराबर 0 और सी की पावर सी डी की पावर स्मॉल डी ए की पावर ए बी की पावर बी बराबर के सी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जीरो बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, लॉग के सी। ठीक, तो अगर ई नॉट सेल निकालेंगे तो 2.303 आर टी अपान एन एफ इंटू लॉग के सी। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 0.0591 अपान एन लॉग के सी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। सत्यापन करें कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो समय है T99.9, यहाँ क्या हो जाएगा? 2.303 अपान के log 10 100 अपान 100 माइनस 99.9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर 2.303 अपान के log 10 100 अपान 0.1। ठीक है ना। T50 बराबर यानी कि अर्धकाल निकालेंगे तो 2.303 अपान के log 10 100 अपान 100 माइनस 50 बराबर 2.303 अपान के log 10 100 अपान 50 टी। अब यहाँ पर दोनों का डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आएगा? T99.9 बराबर T10T30। ठीक है ना। अतः प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु T50 यानी T हाफ का 10 गुना होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आपके लिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है? क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है? पहला, क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती। जो क्लोरीन होती है किसकी उपस्थिति में? आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। ये क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। ठीक, तो यहाँ पर 2 के क की फर्स्ट की बात करेंगे। पहला क्या है? क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। क्या बनेगा? तो क्लोरीन को ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। 2NaOH प्लस Cl2 क्रिया कर क्या बनाएगा? NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, जिसे आप क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड कहेंगे और इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 0.1 मोल लीटर की पावर -1 KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर की पावर -1 KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर की पावर -1 KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए।
0.1 मोल लीटर की पावर -1 KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेन प्रति मीटर है। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 वाला कितना दिया है, 100 ओम दिया है, यानी 0.1 मोल KCl। R2 बराबर 520 ओम, 0.02 मोल KCl, तथा K1 बराबर 1.29 सीमेन मीटर की मोल की पावर -1। ठीक है ना। अब जी क्या है, हमारा सेल स्थिरांक है, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.29 सीमेन मोल की पावर -1 या सीमेन मीटर की पावर -1 इंटू 1000 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 129 मीटर की पावर -1। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 0.02 मोल KCl विलयन की चालकता क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, K2 बराबर G/R2। यहाँ पर आपका फार्मूला है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को लिखना है अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.248 सीमेन मीटर की पावर -1। ठीक है ना। और सांद्रता C बराबर 0.02 मोल प्रति लीटर, यानी कि 1000 इंटू 0.02 मोल प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 20 मोल प्रति मीटर क्यूब। ठीक, चलिए। और मोलर चालकता AM बराबर क्या हो जाएगा, K2/C बराबर 0.248 सीमेन मीटर की पावर -1, 20 मोल की पावर प्रति मीटर क्यूब, यानी 124 इंटू 10 की पावर -4 सीमेन मीटर की पावर -2 मोल की पावर -1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो किसी अभिक्रिया की दर, मान लीजिए कोई हमारे पास अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में, ध्यान दीजिएगा, दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता ध्यान दीजिएगा, सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, अभिक्रिया है। ठीक, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की जो दर होती है, समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि H2 + Cl2 बराबर 2HCl, यानी कि अभिक्रिया की दर dx/dt बराबर K × H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0 एक शून्य कोट की अभिक्रिया है। क्या है, यह शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब कि जो समीकरण होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। ठीक है ना। और व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद के भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिकारक की आणविकता कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल तौर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उदाहरण तौर पर अगर आप देखेंगे तो NH4NO2 क्रिया करे क्या बनाएगा, N2 + 2H2O। यह आपकी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो इसमें देखिए ये आपका अभिकारक होता है। ठीक, अगर इसको ध्यान से समझें तो ये आपके लिए क्या होता है, अभिकारक होता है। और इधर जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक, तो इधर जितने अणु आपके भाग लेंगे वही उसकी आणविकता होगी। ध्यान दीजिएगा, NH4NO2, तो एक अणु इसमें भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता एक अणुक अभिक्रिया हो जाएगी। इधर देखिए H2 और I2 है। ठीक, तो ये दो अणु हो जाएगा, H2 और I। तो यहाँ पर इसकी जो अभिक्रिया होगी दो अणुक अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। पहला, नॉर्मलता एवं मोलरता के बीच, और दूसरा, मोलरता एवं मोल अंश के बीच आपको संबंध स्थापित करना है। मोलरता की बात करेंगे, विलेय के मोल प्रति विलायक का आयतन लीटर में, यानी कि W/M/V। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, अम्लता बटे क्षारकता इंटू तुल्यांकी भार, या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन इंटू तुल्यांकी भार। तो ये आपके लिए हो जाएगा। और मोलरता बराबर क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन इंटू तुल्यांकी भार E/V
वी, यानी कि W इंटू ई अपान वी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, W अपान ई, और V इंटू ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगी, नार्मलता यानी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो नार्मलता बराबर क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन इंटू मोलरता होती है, और अम्लों के लिए जो नार्मलता होती है वो क्षारकता इंटू मोलरता होती है, और अगर क्षारों के लिए हम क्या निकालें, नार्मलता निकालें, तो क्या होती है, अम्लता इंटू मोलरता होती है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए जो हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, मोल अंश बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल बराबर यन अपान स्मॉल यन प्लस कैपिटल एन बराबर W1 अपान M1 अपान W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2। ठीक है ना, तो एक प्रति मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2 अपान W1 अपान M1 बराबर 1 प्लस W2 अपान M2 अपान W1 अपान M1। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आएगा क्या, 1 अपान मोललता बराबर क्या आएगी, M2 अपान 1000 इंटू 1 अपान XB माइनस 1 M2 अपान, ध्यान दीजिएगा, 1000 इंटू 1 माइनस XB अपान XB। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। और सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, मोललता बराबर क्या आएगी, XB इंटू 1000 बटे M इंटू 1 माइनस XB। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, निम्नलिखित दो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन दोनों आयनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो Cr की पावर 3 प्लस और Ce की पावर 4 प्लस। क्रोमेट आयन और डाई क्रोमेट आयन के संरचना सूत्र एवं सूत्र लिखिए। ठीक है ना, तो Cr ट्रिपल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 और 4s0 और 3d0 यानी कि Ar। ठीक है ना, अथवा Ar 3d3 और 4s0। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर देखें Ce4 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4d10 और 5s2 5p6 यानी कि क्या हो जाएगा, Xe4f0 5d0 4s0। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो इसकी संरचना की बात करेंगे, संरचना आप देख लीजिए यहाँ पर इसकी। तो Cr4 2 माइनस आयन की संरचना यानी क्रोमेट आयन की संरचना, ये आपका Cr हो जाएगा, एक डबल बांड O सिंगल बांड O माइनस और सिंगल बांड O माइनस। ठीक है ना, डाइक्रोमेट आयन की संरचना Cr यहाँ पर हो जाएगा और डबल बांड O सिंगल बांड O, यहाँ पर सिंगल बांड O माइनस और यहाँ पर Cr डबल बांड O और डबल बांड सिंगल बांड O माइनस। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थलिक अम्ल से डेक्रान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, आपको समझाना है। ठीक है ना, ये आपको समझाना है, ध्यान दीजिएगा। तो बेकेलाइट के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है ना, तो टेरिलीन या डेक्रान की बात करेंगे तो यह एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेप्थलिक अम्ल का बहुलक है। क्या है, टेरिलीन या डेक्रान क्या है हमारे पास, यह क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेप्थलिक अम्ल का बहुलक है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थलिक अम्ल मिश्रण को जिंक एसीटेट तथा एंटीमनी ट्राइऑक्साइड यानी Sb2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 420 से 460 केल्विन ताप पर गर्म करने से डेक्रान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डेक्रान प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो NH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड OH प्लस NHOC डबल बांड O, यह आपको टेरेप्थलिक एसिड हो जाएगा। 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा हमारा, ये डेक्रान हो जाएगा। डेक्रान का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा और प्लस 2NH2 आपका बनाएगा। ठीक है ना, आपको लिख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला हमारे पास क्या आता है, बेकेलाइट। बेकेलाइट का संरचना संघनन बहुलक है। बेकेलाइट क्या है, एक संघनन बहुलक है जो फिनाल व फॉर्मेल्डिहाइड की संघनन बहुलीकरण क्रिया से बनता है। तो बेकेलाइट का निर्माण ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास, OH ये आपका फिनाल हो जाएगा, ये CH2O ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना, OH CH2OH प्लस
OH और CH2OH आपका बहुलीकरण हो जाएगा, क्रिया करके क्या बनाएगा आपके पास, ये बैकेलाइट बनाएगा। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर बैकेलाइट की संरचना है, इसको आपको बना लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, क्या, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, यह वाइनिल साइनाइड एकलक के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा, यह वाइनिल साइनाइड एकलक के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। एक्रिलोनाइट्राइल के परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगस बहुलीकरण पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। ठीक है ना। तो NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN परऑक्साइड है ये आपके पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये आपका होल N हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है ना, ये आपके पास हो जाएगा। चलिए, सिमेटिडीन तथा एनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, कारण आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता आमाशय को क्षारीय बना देती है। आमाशय को क्या बना देती है, यह क्षारीय बना देती है, तथा अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करती है, जो आमाशय में अल्सर को उत्पन्न कर सकता है, यानी घाव को उत्पन्न कर सकता है। सिमेटिडीन तथा एनिटिडीन आमाशय की दीवार में उपस्थित ग्राही के साथ हिस्टामिन की अंतःक्रिया को रोकता है। इसके फलस्वरूप अम्ल की कम मात्रा का स्राव होता है। यही कारण है कि सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन, ठीक है ना, रेनिटिडीन अच्छे अम्लरोधी माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता आमाशय को क्षारीय बना देती है तथा अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करती है, जो आमाशय में अल्सर, ये हमने आपको बताया। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन अच्छे अम्लरोधी माने जाते हैं, अर्थात सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव के अधिक्य को रोकते हैं। ठीक है ना। हीलियम, नियान और आर्गन की उपयोगिता लिखिए। तो हीलियम की उपयोगिता की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीलियम का तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है। मतलब जो लोग समुद्र के अंदर गोताखोरी करते हैं या किसी चीज़ को पता लगाने के लिए जाते हैं या खोज के लिए जाते हैं, तो वो मुंह में अपने ऑक्सीजन और हीलियम को लेकर जाते हैं। ठीक है ना। और हीलियम गुब्बारों, वायुयानों को, टायरों आदि में भरने में प्रयुक्त होती है। ठीक। नियान की उपयोगिता की बात करेंगे तो नियान का उपयोग कोहरे के भेदने वाले लैंप बनाने में किया जाता है। ठीक। नियान ट्यूब विज्ञापन चिन्हों के रूप में और सजावट करने में प्रयुक्त होती है। ठीक है ना। आर्गन की उपयोगिता की बात करेंगे तो आर्गन विद्युत बल्बों को भरने में प्रयुक्त होती है। आर्गन का उपयोग उच्च ताप धातुकर्मी प्रकरणों में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। 5 की बात करेंगे, यह भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। K3CrC2O4 का होल थ्राइस, CONH3 का होल 5 CO3Cl। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 के ज्यामितीय समावेती संरचनाएं आपको बनानी है। ठीक है ना। तो उत्तर नंबर 5 की बात करें, K3CrC2O4 का होल थ्राइस का IUPAC नाम, ठीक है ना, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। CONH3 का होल 5 CO3Cl का IUPAC नाम पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 की पावर माइनस के ज्यामितीय समावेती की संरचनाएं। ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है, संरचनाएं आपके लिए है। ठीक है ना। चलिए, कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। तो NH3 CH3 का होल थ्राइस N, CH3NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, डाइओजेनियम लवण के क्लोरोबेंजीन तथा, ठीक है ना, से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, कीजिएगा, ये आपको रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो क्षारकता का क्रम ध्यान दीजिएगा, एल्किल समूह R एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। इसके कारण N पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिससे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रबलता बढ़ जाती है।
ठीक। और तत्पश्चात उसकी क्षारकता भी बढ़ जाती है, परंतु अधिक एल्किल, ध्यान दीजिएगा, अधिक एल्किल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्यागने की रुकावट होती है, अतः क्षारकता का क्रम निम्न, यानी कि NH3 इज लेस देन CH3 का होल थ्राइस N इज लेस देन CH3, NH2 इज लेस देन CH का होल ट्वाइस NH, ठीक है ना। तो डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे, आपको रेसिन समीकरण को लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए, और क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। पहला वैद्युत कण संचलन, दूसरा टिंडल प्रभाव, तीसरा अपोहन, चौथा ब्राउनी गति, ठीक है ना। वैद्युत कण संचलन की बात करेंगे तो जब कोई कोलाइड विलयन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो उसके कण गति करने लगते हैं, ठीक है ना। और कुछ विलयनों में ये कोलाइडी कण कैथोड पर तथा कुछ में एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों की वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस प्रकार की गति करने की क्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव की बात करेंगे तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है, अतः जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब ये ऊर्जा अवशोषित कर स्वयं दीप्त हो जाती हैं। इस प्रकार नीले रंग का शंकु दिखता है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं तथा यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपको फिगर पूरा अच्छी तरीके से बना लेना है। अपोहन की बात करेंगे तो परचमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में से विलेय पदार्थों की अशुद्धि को अलग करना अपोहन कहलाता है। परचमेंट झिल्ली के स्थान पर सेलोफोन, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट आदि झिल्लियाँ भी अपोहन के लिए उपयोग की जाती हैं, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक। ब्राउनी गति की बात करेंगे तो ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कोलाइडी विलयन कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े जिगजैग तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों का इस प्रकार गति करना ब्राउनी गति कहलाती है। बियर के अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के टकराने के कारण होती है। यह गति कणों का आकार बढ़ने पर घटती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं के मुख्य अयस्कों और उनके सूत्रों सहित लिखिए। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है Al2O3 × HO, ठीक है ना। और जहाँ O और X O इज लेस देन X इज लेस देन I, ठीक है ना। Fe का मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, ठीक। Cu का कापर पायराइड CuFeS2, Zn का जिंक ब्लेड या स्फेलेराइड, ठीक है ना। निम्नलिखित यौगिकों में से फिनाल कैसे प्राप्त कीजिएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, डाईओजोनियम सल्फोनिक अम्ल और क्यूमीन से, ठीक है ना। डाईएजोनियम लवण से फिनाल कैसे बनाएंगे ये आपको लिख लेना है, ठीक। और सल्फोनिक अम्ल से फिनाल कैसे बनाएंगे ये आपको बना लेना है, ठीक है ना। क्यूमीन से फिनाल कैसे बनाना है ये आपको बना लेना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर आपको बताना है। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, किसी कार्बनिक यौगिक से जब एक OH समूह 1 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन से जुड़ा होता है तो प्राप्त एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे RCH2OH जहाँ R एल्किल समूह है, HCH2OH CH3CH2OH मेथिल एल्कोहल होता है। द्वितीयक एल्कोहल की बात करेंगे तो किसी कार्बनिक यौगिक में जब OH क्रियात्मक समूह 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो प्राप्त एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र देखिए R1 R2 और ये आपका CHOH है। जैसे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, H2C2 CHOH CH3 सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल है आपके पास। द्वितीयक एल्कोहल की बात करेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक में जल OH समूह, ध्यान दीजिएगा, कार्बन से जुड़ता है तो प्राप्त एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। इसका सूत्र है। तृतीयक एल्कोहल की बात करेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक में जब OH समूह 3 कार्बन से जुड़ता है तो प्राप्त एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। CHOH R1 R2 R3, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इटार्ड अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से लिखना है। इटार्ड अभिक्रिया, टॉलुइन को जब CCl4 में घोलकर क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक। ये आपको लिख देना है। रोजेमुंड अपचयन, यह एसिड क्लोराइड द्वारा एल्डिहाइड बनाने की प्रमुख विधि है जिसमें एसिड क्लोराइड का PD
BaSO4 की उपस्थिति में उबलती जाइलीन के साथ अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। RCOCl+2 हाइड्रोजन ये आपके लिए हो जाएगा। गाटरमैन कॉक अभिक्रिया की बात करेंगे, जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl तथा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है तो बेंजीन एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना। चलिए एल्डोल संघनन की बात करेंगे। एल्डोल संघनन आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से, और कैनिज़ारो अभिक्रिया को भी लिख लेना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये अभिक्रियाएं बहुत बार हमने बता चुके हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपके 7वां का नंबर की बात करें, क्या होता है जब आपको ये लिखना है। पहला, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक OH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा। शुष्क ईथरी सोडियम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। कॉपर सल्फेट विलयन में फास्जीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। सफ़ेद फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है तो ये आपको लिखना है अच्छी तरीके से। ठीक है ना। पूरी अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से लिख लेना है और इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक। ख की बात करेंगे, डी ग्लूकोज की निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम सूत्र लिखिए। पहला, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ब्रोमीन अम्ल, एसिटिक एनाल्डिहाइड। ठीक है ना। तो हाइड्रोक्सिल एमीन की बात करेंगे, डी ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीन बनता है। ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। इसको भी आपको लिखना है और इसको भी अच्छी तरीके से पूरा लिख लेना है। ठीक है ना। इसको भी लिख लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से डी ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है जो ग्लूकोज से 5 OH समूहों की उपस्थिति में पुष्टि करता है। ठीक है ना। तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपका टोटल मॉडल पेपर था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।